अब तक की कहानी में आपने सुना कि कैसे वो लड़का अपनी कार लेके सिया के सामने से निकल गया और सिया भी घर आ चुकी थी। अब आगे वो हैंडसम लड़का अपनी कार लेकर एक बहुत बड़े मेंशन के आगे रुका। तभी उस कार का ड्राइवर बोला, अबे सर, क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? ये सुन अभय ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे कार का गेट खोल अंदर की ओर बढ़ गया। वो बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे की ओर जा रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, देखो तो सालों बाद घर आया लेकिन मजाल है, एक बार अपनी माँ से बात तक कर ले। उसकी ऐसी बात सुन अभय की कदम वहीं रुक गया। तभी उसको सपोर्ट करते हुए मिस्टर राठौड़ ने कहा, ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि अगर तुम्हारी माँ तुमसे बात कर रही है तो पीछे मुड़ जाए? उन दोनों की ये बहस चली रही थी। तभी पीछे से एक गुस्से से भरी आवाज आई, खबरदार जो मेरे पोते से ऊंची आवाज में बात तक की तो मेरा पोता है वो, अभय राठौर है वो, उससे ऊंची आवाज में बात करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया और तुम दोनों तो उसके माँ बाप कहलाने के लायक तक नहीं। ये आवाज मिसेस कोमल राठौर की थी, जो राठौर खानदान की हेड और अभय की दादी माँ है। और कुछ समय पहले जो लेडीज अभय को अपनी बेटा और खुद को उसकी माँ कह रही थी, वो थी मिसेस श्रद्धा राठौर, राघव राठौर की पत्नी और अभय की सौतेली माँ। उन दोनों की बात सुनकर अभय तो पीछे नहीं मुड़ा। तभी श्रद्धा जी प्यार से बोली, बेटा, क्या तुम अपनी दादी माँ से भी नहीं मिलोगे? उनकी ऐसी बात सुन अभय पीछे मुड़कर उन्हें देखकर कहता है, दादी माँ, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ी आराम की ज़रूरत है, मैं कुछ देर बाद आपसे मिलता हूँ। ये बोल अभय बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभय का ऐसा रूप देख कोमल जी को बहुत गुस्सा आया श्रद्धा और राघव पर। उन्होंने उन्हें घूरते हुए कहा, मेरे पोते को अपना बेटा कहना बंद करो। तुम दोनों ने ये हक 12 साल पहले ही खो दिया है और याद रखो, जो तुम लोगों ने करामत की थी ना, उसे अभय नहीं अभय भूला है, ना ही ये खानदान भूलेगा। और वो इतना बोलकर वहां से चली गई। अभय जैसे ही अपने कमरे में आया, उसने एक जोरदार का पंच अपने रूम के दीवार पर दे मारा, जिससे उसके हाथ में काफी हद तक चोट भी लग गई। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो खुद से ही बोला, कब तक मुझे इन दोनों को बर्दाश्त करना होगा? मेरी भी पेशेंस की एक हद है। जिस दिन वो हद टूटी ना, इन लोगों को इस धरती पर नर्क की सैर न करवा दी तो मेरा नाम भी अभय राठौर नहीं। इतना बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। अभय राठौर हमारी कहानी का हीरो। अगर हम अभय राठौर की बात करें तो ये 26 साल का नौजवान है, जो दिखने में काफ़ी हैंडसम, डार्क ब्राउन आई, गोरा रंग, 6 फुट 4 इंच की हाइट, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव। और ये एक प्रोड्यूसर एंड काफ़ी फेमस सिंगर भी है, जो एशिया के क्या पूरे वर्ल्ड के टॉप 3 प्रोडक्शन हाउस का मालिक है। इसकी प्रोडक्शन हाउस वर्ल्ड के टॉप 3 प्रोडक्शन हाउस में से एक है। और महाराज जी सिर्फ यही नहीं रुके, इनका अपना एक बिजनेस भी है, जो MR के नाम से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। अगर हम राठौर की बात करें तो राठौर का अपने फैमिली बिजनेस से कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें राठौर एम्पायर से थोड़ा भी मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका खुद का एम्पायर इतना सक्सेसफुल है कि वो जब चाहे राठौर एम्पायर को 2 से 3 बार खरीद कर बेच सकते हैं। तो भले अगर कोई इतना अमीर है बंदा, तो वो अपने फैमिली बिजनेस में क्यों पड़ेगा? और उसके और भी बहुत सारे रीज़न हैं। वहीं दूसरी तरफ सिया, जो जैसे ही घर आई थी, वो सीधा सोना के कमरे में गई थी। तभी उसने देखा था कि आरव बेड पर
चुपचाप सो रहा था, लेकिन जैसे ही उसे महसूस हुआ था कि कोई उसके कमरे में आया है, वो बेड से उठकर बैठ गया था। ये देखकर सिया दौड़कर उसके पास जाती है और प्यार से बोलती है, सोना तो ठीक तो है ना बच्चा, कोई दिक्कत है क्या, बता मुझे, तुझे कहीं पे दर्द हो रहा है क्या, बोल। सिया को इतना पैनिक एंड घबराते हुए देख आरव, जिसे सिया सोना बुलाती है, प्यार से बोला, नहीं दीदू, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। दीदू, मेरी वजह से आप बहुत परेशान हो ना, मैंने सुना मेरे दिल की प्रॉब्लम की वजह से आपको 70 लाख रुपए चाहिए मेरे ऑपरेशन के लिए, और फिर आपको माहिदी की भी तो सर्जरी करवानी है ना, जिसमें 30 लाख लगेंगे। आप इतने पैसे कहाँ से लाओगी दीदू, और आप मेरी इतनी टेंशन मत लो ना, मैं आपको परेशान होता हुआ नहीं देख सकता दीदू, प्लीज़ ना। सोना अपने सोना को परेशान नहीं देख सकता। उसकी ऐसी बातें सुन सिया हैरानी से उसे देख कर बोली, तुझे ये सब किसने बताया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था रिया एंड आंटी पर कि उन दोनों से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे होगी, इस छोटे से बच्चे को ये सब कैसे पता चला। तभी आरव ने उनकी सफाई देते हुए कहा, नहीं ना दीदू, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, वो बस बातें कर रही थी ना, तो मैंने उनकी बातें सुन ली। तुम उन्हें कुछ मत कहना ना प्लीज़, इसमें उनकी क्या गलती है, वो तो बस बात कर रही थी और मैंने सुन लिया दीदू, तुम उन्हें प्लीज़ ना डांटना ना, प्लीज़। उसकी ऐसी मासूमियत भरी आवाज़ सुनकर सिया का दिल एक बार में पिघल जाता है। आरव, जो एक अभी मात्र 8 साल का बच्चा है, ये सिया का भाई है। कहने को दोनों ब्लड रिलेटेड तो नहीं है क्योंकि सिया अनाथ है, लेकिन दोनों में प्यार उससे भी ज़्यादा है। आरव को दिल में प्रॉब्लम है जिसकी सर्जरी के लिए 70 लाख रुपए की ज़रूरत है। सिया बस इसी के लिए पैसों का इंतज़ाम करने के लिए इधर से उधर बस घूम रही थी। तभी आरव प्यार से सिया को देखकर बोला, दीदू, आज आप थोड़ी ज़्यादा सैड लग रही हो, क्या हुआ, आपका ऑडिशन अच्छा नहीं गया, आप तो सुबह ऑडिशन देने गई थी ना। आरव की ये बात सुन सिया थोड़ी उदास होकर बोली, हाँ बच्चा, मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं है। डायरेक्टर ने बोला कि उसे एक बुढ़ी औरत चाहिए और मैं बुढ़ी का रोल नहीं कर पाऊँगी। ये सुन आरव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आरव वाज लाइक, बात तो सही है दीदू, आप और बुढ़ी की मतलब 24 साल की लड़की बुढ़ी का रोल करेगी, क्या बात है दीदू, आपने क्या कहा, आपसे होगा क्या। उसकी ऐसी बात सुन सिया उसे घूरते हुए बोली, क्या मैं तुझे बुढ़ी दिखती हूँ, मैं मात्र 24 साल की हूँ सोना, तुझे कैसे लगा मैं एक बुढ़ी का रोल करूँगी। दोनों की ऐसी बातें चली रही थी तभी कमरे में रिया आती है, जो सिया की बेस्ट फ्रेंड है और आरव की मासी बोल सकते हैं, बट आरव उसे प्यार से रिया ही बुलाता है, वो उसे दीदू या मासी नहीं बोलता, रिया ही बोलता है। आरव उसे देखकर बोला, दीदू तुझे पता है आज सुबह ना करण अंकल आए थे हमारी रिया जी से मिलने। कहने को तो आरव मात्र 8 साल का था, लेकिन उसका दिमाग किसी 18 साल के बच्चे से कम नहीं था। शैतानियाँ, पढ़ाई, हर चीज़ में काफ़ी आगे था वो। उसकी ऐसी बात सुन रही है उसे घूरते हुए बोलती है, अबे छोटे पैकेट कभी तो शांत रह लिया कर, तेरी उम्र नहीं है कि तू ऐसी बातें करे मुझसे। उन लोगों की ऐसी बात सुन सिया बस मुस्कुरा देती है। यही तो वो पल था जब वो अपनी सारी प्रॉब्लम भूल अपनी छोटी सी फैमिली के साथ खुश रहती थी। तभी रिया ने पूछा सिया से, वैसे सिया तुमने क्या सोचा है, कल वाले ऑडिशन के लिए तुम जाओगी,
क्योंकि अभी तुम्हारे 3 ऑडिशन पेंडिंग में हैं, जहाँ पे तुम सिलेक्ट तो हुई हो। पहला ऑडिशन तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन 3 और है, उसमें जाने में क्या है। और एक ऑडिशन तो MR ग्रुप के अंदर है, और मैंने सुना है कि ये प्रोडक्शन हाउस वर्ल्ड के टॉप 3 प्रोडक्शन हाउस में से एक है। बहुत बड़ा ऑफर है तुम्हारे पास, उस प्रोडक्शन हाउस में ज़रूर जाना। रिया की बात सुन सिया ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ अगर वहाँ मुझे एक चांस मिल जाता है तो मेरी लाइफ सेट है यार। काफ़ी अच्छा रोल था वो, मैंने देखा। मूवी की स्क्रिप्ट भी डायरेक्टर ने मुझे भेज दिया है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। तब रिया बोली, वैसे MR ग्रुप का जो ऑडिशन है वो कब है। तब सिया बोलती है, MR ग्रुप का ऑडिशन कल शाम को है, मुझे वहीं जाना होगा, मुझे सेट पर डायरेक्टर ने बुलाया है। रिया ने हाँ में सिर हिलाया और सिया से बोली, वैसे मैडम तूने खाना खाया क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तूने खाया तो नहीं होगा कुछ। रिया की ये बात सुन सिया अपना मुंह छुपाने लगी और चारों तरफ देखते हुए बोली, खाना, वो मैं भूल गई। उसकी ये बात सुन रिया उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुझे अपना ख्याल क्यों नहीं रहता है मैडम। क्या मैं तेरी बेबी सीटर हूँ या फिर मैं तेरी केयर टेकर हूँ। मैं हमेशा तुझे खाने के लिए कभी बोलती रहती हूँ, कभी दवा के लिए बोलती हूँ, मतलब तूने क्या समझ क्या रखा है मुझे। हाँ, तू खुद का ख्याल नहीं रख सकती, तू खुद से खाना नहीं खा सकती। अबे गधी, मेरी भी कभी शादी होगी, मैं भी कभी अपने ससुराल चले जाऊँगी, तो फिर तेरा ध्यान कौन रखेगा। हाँ, अब सिया बोली, कोई बात नहीं, दहेज में मैं तेरे साथ चलूँगी। उसकी ऐसी बात सुन रिया उससे घूरते हुए बोली, क्यों, तू शादी नहीं करेगी, तू मेरे गले पड़े रहेगी क्या। तब सिया बोली, शादी क्या बोल रही है तू, मेरे लिए जब तक मेरा प्रिंस चार्मिंग नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूँगी। उसके ख्याली पुलाव की बातें सुन रिया उसे घूरते हुए बोली, हाँ प्रिंस चार्मिंग, वो भी तेरे लिए। देखते हैं, वैसे जितनी सुंदर तू है एक प्रिंस चार्मिंग तो बनता है तेरे लिए। चलिए जानते हैं क्या होगा आगे की कहानी में, और क्यों करता है अभय अपने ही माता पिता से इतनी नफरत, और कैसे लाएगी सिया 1 करोड़ रुपए, और वो क्या करवा पाएगी, माही और आरफ की सर्जरी। प्लीज़ गाइस, अगर आप स्टोरी सुनते हो तो यार लाइक और कमेंट कर दो यार। ये मेरी न्यू स्टोरी है, अगर आप लोग ऐसे सिर्फ व्यूज़ देकर चले जाओगे तो मेरा मनोबल कैसे बढ़ेगा, मैं ज़्यादा इंस्पायर कैसे होंगे स्टोरी लिखने से। सो प्लीज़ एक कमेंट और लाइक करने में क्या ही जाता है, प्लीज़ कर दिया करो।